अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। मशरिक़ वुस्ता में अमन की तमाम तर कोशिशें एक बार फिर दम तोड़ चुकी हैं। मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले इसराइल की जारहियत पूरे खित्ते तक फैल चुकी है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के दौरान अमन के लिए कतर हमेशा अहम किरदार अदा करता रहा है, लेकिन इस बार कतर खुद इसराइल की जारहियत का निशाना बन गया। हमास और इसराइल के दरमियान अमरीका की सपोर्ट से जारी मुज़ाकरात के दौरान हमास के वफ्द पर इसराइली हमले ने अमन की कोशिशों को पाश पाश किया तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कतर का हंगामी दौरा किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी इसराइल पर कड़ी तनकीद की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने अपनी तकरीर के दौरान कैसे इसराइल को आड़े हाथों लिया, अमन की कोशिशों के दौरान कतर पर इसराइली हमले खित्ते की सिक्योरिटी सिचुएशन पर क्या असर मुरत्तब करेंगे, क्या इसराइल को किसी तरीके से लगाम डालना मुमकिन भी है या इसकी जारहियत का दायरा ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। इस वक्त जो एक सिचुएशन है, बड़ी टेंस सिचुएशन है। अगर देखा जाए तो इसराइल तो ये इंप्रेशन दिए जा रहा है कि वो एक बुली बन चुका है और अब वो अमेरिका के कंट्रोल में भी नहीं है, और वो मिडल ईस्ट पे जिस तरह से उसने ये हमला किया, कतर में किया। कतर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे यूएसए का एयरबेस है, यूएसए के 10,000 फौजी है वहाँ पे, यूएसए के F-16 है, F-35 है। तो ये क्या इंप्रेशन दिया इसराइल ने कि वो तो यही बता रहा है कि मैं तो अब किसी से नहीं डरता और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस पे आप क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा कि ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इसराइल बेलगाम हो चुका है, लेकिन ये मैं नहीं मानता कि वो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। वो अमेरिका की आशीर्वाद से ही सब कुछ करता है, और अगर अमेरिका की मदद और हमायत उससे हटा ली जाए तो इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता। True. तो इस वजह से ये तो हमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो जो भी कर रहा है वो अपने तौर पर कर रहा है। और ये मैं आपको बताऊं कि इसराइल इस वक्त जिस किस्म की पॉलिसी फॉलो किए हुए है, ये अब कोई शक नहीं रह गया है किसी अरब मुल्क के लिए और इवन मुसलमान मुल्कों के लिए कि इसराइल के अज़ाइम क्या हैं और इसराइल की वसातत से अमेरिका के अज़ाइम क्या हैं। बिल्कुल, ये याद रखिए कि हम ये पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि इसराइल जो है वो अमेरिका का मशरिक़ वुस्ता की पॉलिसी चलाने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका इसराइल के ग्रेटर इसराइल की भी हमायत करता है, ऊपर से ना करे लेकिन अंदर से करता है। उसके इवन जो एम्बेसडर गए थे वहां पे, वो भी करते थे कि जी हम वेस्ट बैंक पे भी कब्जा कर लेना चाहिए। और नेतन्याहू साहब जो अपने जेब में नक्शा लिए फिरते हैं, वो उसमें ये जितने इर्द गिर्द के सारे ममालिक भी हैं और सऊदी अरब का भी नॉर्थ का काफी सारा हिस्सा मौजूद है उसमें। तो चुनांचे अब अरबों के पास कोई शक की गुंजाइश नहीं रही कि इसराइल के अज़ाइम क्या हैं। और ये वो पहले समझते थे कि शायद इसराइल और ईरान आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो इसलिए अब्राहम्स अकॉर्ड में शामिल होने में कोई मजाइका नहीं। अब ऐसी कोई स्पेस नहीं रही, और इनको अब दोहा में जो समिट हो रही है परसों, उसमें बैठकर कोई कड़े फैसले करने चाहिए, एक अच्छा लायामल बनाना चाहिए। कि जब तक इसराइल को एक अच्छा जोरावर पैगाम नहीं जाता, मैं नहीं समझता कि उसकी जो जारहियत है वो रुकेगी। सर, अब ये जो समिट हो रहा है, आपको लगता है कि उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा या ये लिप सर्विस ही होगी, या कोई सैंक्शंस लगेंगी? सऊदी अरेबिया कोई सैंक्शंस लगाएगा, कहीं ना कहीं कोई इनके ऊपर प्रेशर बिल्ट होगा। व्हाट डू यू से कि एज फार एज आई नो कि ये तो एक लिप सर्विस ही हो रही है, इनको तो सब कुछ पहले से पता था। हासिबल के 1800 किलोमीटर चल के एक उन्होंने जो मिसाइल्स भेजे जो कि जॉर्डन, सीरिया, इराक से होते हुए गुजरे, और इनको पता ही नहीं लगा, सऊदी अरेबिया को भी पता नहीं लगा, और फिर कहीं ना कहीं रिफ्यूलिंग तो हुई होगी। वो रिफ्यूलिंग भी कतर से इनके जहाज गए होंगे, उन्होंने ही रिफ्यूलिंग की होगी। एक तरफ यूएसए भी बन गया है कि जी हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो थोड़ी देर पहले पता लगा था। दूसरी तरफ हाउ इज दैट पॉसिबल कि आपकी एयर स्पेस से इतना सब कुछ गुजर के हो रहा है एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट इट? देखिए, शॉर्ट टर्म तो इनको ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या हम इसराइल के साथ जिनके सफारती ताल्लुकात हैं वो मुनक़ता करेंगे, जिनके तजारती ताल्लुकात हैं वो तजारत रोकेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि क्या ये कोई एक मुश्तरका फोर्स बनाएंगे जिसकी तहत इसराइल को जरा डराएं धमकाएं कि भाई तुम अगर इस तरह की जारियत करोगे तो हम भी तुम्हें फैसला करेंगे। ये कड़े फैसले हैं जो ये शायद मुझे श्योर नहीं है, लेकिन अगर ये कर लें तो इसराइल को एक अच्छा पैगाम जाएगा, और अगर नहीं किया तो लिप सर्विस कुछ काम नहीं आएगी। आज कतर है,
कल कोई और मुल्क होगा। सही। अच्छा, उसके बाद है कि जी। मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी एक बात है कि अमेरिका का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला था, देखिए ना, कतर में उनका बेस है, कतर का ख्याल था इतना बड़ा बेस है, हमने उनके लिए इतना कुछ किया है, तो ये हमारे हम महफूज होंगे। तो अगर ऐसा है तो फिर मेरे ख्याल में ये सारे भी अब सोचने लग जाएंगे कि फिर हम सिक्योरिटी के लिए किसी और ताकत की तरफ देखें, हम्म। हम मशरिक की तरफ देखें, हम चीन की तरफ देखें, हम रूस की तरफ देखें। तो ये इसलिए अमेरिका की अपनी पॉलिसी के लिए जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और इसराइल को जो है रोकना अमेरिका के लिए भी शायद, अब आप सही कह रहे हैं, वो पूछता तो है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जूइश लॉबी इतनी मजबूत है कि इसराइल जो है वो हमायत हर वक्त समझ लें गारंटीड है। ट्रू। तो चुनांचे इसराइल के लिए, सॉरी, अमेरिका के लिए मिडल ईस्ट में स्पेस सुकड़ रही है इस तरह की पॉलिसी से। तो इनको कोई ना कोई इकट्ठे फैसला कुछ करना होगा, एक जिसमें ये इनकी रिजॉल्व नजर आए, इनका कोई डिटर्मिनेशन नजर आए कि ये इसराइल को इस तरह बिल्कुल वॉक ओवर नहीं देंगे। लेट्स सी क्या करते हैं। प्रेशर तो अब इन पे आ गया है कि इनको कुछ करना चाहिए, लेकिन देखें कि ये कम अज कम ये 2 स्टेप तो ले लें, जो मैंने कहा कि तजारती और सफारती ताल्लुकात तो खत्म करें, ताकि कुछ तो इसराइल को पैगाम पहुंचे कि भाई ये बिल्कुल मतलब है कि कुछ भी नहीं करेंगे मेरे। सही। सर, अब ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरा है, क्योंकि अभी जो हमारे दुश्मन के साथ जंग हुई उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो इसराइल की टेक्नोलॉजी थी। अब इससे पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा लगता है कि ये कभी हम पे भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि कतर को तो उन्होंने छोड़ा नहीं, हम उनको वैसे ही बुरे लगते हैं, चाइना उनके इंडिया के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इज इट समथिंग लाइक अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जब भी एग्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ हुई हमने जवाब दिया। मई में हुई हिंदुस्तान की तरफ से, हमने जवाब दिया। एक बार ईरान ने भी हल्की फुल्की की थी, हमने उसका भी जवाब दिया। तो पाकिस्तान के अंदर इस्तात है, इसराइल को भी पता है कि पाकिस्तान के पास मिसाइल पावर भी है और न्यूक्लियर पावर भी है, तो इसलिए वो हम पे हमला उस तरह नहीं करेंगे। सही। हाँ, पाकिस्तान फलस्तीनियों की, अरबों की मुकम्मल हमायत जारी रखे, सियासी हमायत, इखलाकी हमायत। सही। लेकिन अगर पाकिस्तान अपने उस जंग में शरीक हो, मैं नहीं समझता उस जंग में पाकिस्तान को शरीक होना सही। चाहिए। और सर देखिए, बात यह जी 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 जी। पाकिस्तान की पहले ही एक जंग जारी है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, अभी बिहार के इलेक्शंस आने हैं, हिंदुस्तानी कुछ भी दोबारा कर सकते हैं। हमें दूसरा फ्रंट नहीं खोलना चाहिए, वो जंग हमारी नहीं है, वो अरबों की जंग है। हम हमायत करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम जाके लड़ेंगे नहीं। हमें तो इस वक्त हिंदुस्तान के सामने हम जुड़े हुए हैं, पर हमने वो करनी है, वो जंग वो हमारी हमारी जंग है। तो मेरा ये इसके ऊपर नुक्ता नजर है। जी सही। सर, अब जिस तरह नेतन्याहू ने अपनी एक जस्टिफिकेशन दी कि जी जिस तरह ये यूएसए ने उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए पाकिस्तान की तरफ वो जा सकता था, तो इस तरह मेरा जाना भी जस्टिफाइड है। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट कि वो तो एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, अमेरिका की तरफ से कोई मजम्मत नहीं आ रही, अमेरिका की कोई ऐसी हमने ट्वीट नहीं देखी कि वो कहें जी बड़ा अफसोस हुआ, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये गुड कॉप बैड कॉप कब तक खेलते रहेंगे? खाली गुड कॉप बैड कॉप इस वक्त की निशानी है। जी देखिए, इस वक्त निजाम टूट का शिकार है, बैनुल अक़वामी कवानीन की कोई किसी किस्म की कदर नहीं है। और बदकिस्मती ये है कि जिसने ये बैनुल अक़वामी निजाम बनाया था, वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था जंग अज़ीम दोम के बाद, वही मुल्क इसको तोड़ रहा है। और ये जो यूनिलैटरलिज्म है, पहले अमेरिका ने इराक पे सिर्फ शक की बुनियाद पर हमला कर दिया, फिर पुतिन ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, मोदी साहब ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, अब इसराइल को भी शय मिली है कि वो भी बगैर बताए, बगैर रीजन के वो हमला करता है, और वो कहता है कि मुझे हमला करने का हक हासिल है। मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के जो बुलीज हैं, वो इस टूटे हुए निजाम की कमजोरी की वजह से वो अब ये सारे काम कर रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक बात है। कल को कोई भी मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क के ऊपर उठ खड़ा होगा और वो जाके इस तरह का काम करेगा। इसराइल को लगाम डालना जरूरी है। अब ये जरूर सबके लिए जरूरी हो गया, खित्ते के ममालिक के लिए जरूरी हो गया है, खुसूसन अरब ममालिक के लिए। तो उनको अब ये दांत अपने दिखाने चाहिए कहीं किसी ना किसी तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि जंग करें, लेकिन कम अज कम वो इकदाम तो करें जो उनको करने चाहिए, ताकि इसराइल को कोई पैगाम तो जाए। बिल्कुल। सर, डू यू थिंक कि अब जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं ये इकट्ठे होंगे? अब तो मतलब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। जी जी, मुझे शक है फिर भी जी कि पता नहीं क्या करते हैं, मुझे शक है, क्योंकि अभी इनके पास देखिए ना, कोई है नहीं ना। इनका डिफेंस बजट तो बहुत है, यानी $14 बिलियन इनके हैं, औरों का भी है बजट। तो लेकिन कोई उसके लिए कोई मैन पावर चाहिए, कोई ट्रेंड मैन पावर चाहिए जो उसको चलाए, जो उनको चीजों को इस्तेमाल करे।
लेकिन कहाँ है उनके पास? आपके यहाँ तो अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, आप क्या कर सकते हैं? मैं नहीं समझता कि ये कुछ कर सकेंगे। काइनेटिकली कुछ नहीं कर सकते, जंग कोई नहीं कर सकते, लेकिन जो इकदाम मैंने कहे एक सफारती और तजारती मैदान में, वो ये कर सकते हैं और इनको कर देने चाहिए, बल्कि बहुत पहले कर देने चाहिए। अब सब इस सब के होने के बावजूद जिस तरह से इससे पहले बुली करता रहा है, अब इसराइल भी यूएसए की सपोर्ट पे बुली कर रहा है, डू यू थिंक कि ट्रंप साहब को नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट करेगा पाकिस्तान, या पाकिस्तान को करना चाहिए इन योर ओपिनियन? देखिए, पाकिस्तान ने तो अपने कॉन्टेक्स्ट में किया। हिंदुस्तान के साथ हमारी जंग हो रही थी और उन्होंने उसको रुकवाने में मदद की। हिंदुस्तान ने कहा कि हम नहीं मानते कि आपने रुकवाया है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो गए। और लेकिन पाकिस्तान आजकल जो है ताल्लुकात वो ठीक भी हो रहे हैं सर। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे, क्योंकि वो एक नेचुरल राइज है, लेकिन वक्ती तौर पर कम से कम उनमें डिप आया और पाकिस्तान ने उसको मजीद बढ़ाने की कोशिश की, तो हमने अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको नॉमिनेट किया। ठीक है ना जी? तो हम तो अपने देखते हैं, दुनिया में बाकी जगहों पे क्या उनका किरदार है, वो कौन सी जंगें रुकवा सके, कौन सी नहीं रुकवा सके, ये अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को खुद को देखना है। पाकिस्तान ने तो सिर्फ साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में एक फैसला किया और मेरे ख्याल में हमने हमने अब वही किया जो हमारे अपने कौमी मफाद में। सही सर, इन योर ओपिनियन एक बहुत मैंने कल क्रिटिसिज्म देखा कि शहबाज शरीफ साहब के विजिट के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। हाउ डू यू सी दिस, कि इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है, उन्हें जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? व्हाट यू से ऑन दिस? भाई क्यों नहीं जाना चाहिए था? हमारे इतने गहरे ताल्लुकात हैं, ये ममालिक जो है ना, उन्होंने हमें कर्जे दिए हुए हैं, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट करते हैं, हम इनसे गैस खरीदते हैं, कहीं कहीं से ऑयल भी लेते हैं। इन मुल्कों में लाखों की तादाद, मिलियंस की तादाद में पाकिस्तानी मैन पावर वहां पे काम करती है, तो हम क्यों नहीं करेंगे? हमारे बिल्कुल हमें उनके साथ सपोर्ट करना चाहिए, जाना चाहिए था, बिल्कुल ठीक किया, गए हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करनी चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल में भी पाकिस्तान ने बड़ी बाआवाज़ बुलंद इनकी हमायत की है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि सियासी हमायत करना, इखलाकी हमायत करना एक तरफ, जंग लड़ना है दूसरे, जंग ये हमारी नहीं है, बाकी हमायत हमारी इनके साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम बदस्तूर जारी है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि डील का लफ्ज मुस्तरद कर चुके हैं, ताहम पीटीआई के मामले का सियासी हल जरूरी है। एक तरफ तो सियासी जमातों के आपस के इख्तलाफात थमते नजर नहीं आ रहे, तो दूसरी जानिब केपी में पीटीआई की हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर वफाक से मुख्तलिफ बयानियां भी मुश्किलात खड़ी कर रहा है। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वफाक से मुख्तलिफ पॉलिसी को दहशतगर्दी के खात्मे में बड़ा चैलेंज करार दे दिया है। द डिप्लोमेट के मुताबिक पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें सियासी इख्तलाफात से मुतासिर हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक पॉलिसियों से हटकर अलग रास्ता इख्तियार किए हुए है। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुतज़ाद हिकमत अमली ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब भी मुज़ाकरात और महदूद कार्रवाइयों पर जोर दे रही है। वफाक और केपी के दरमियान इस्तेजाद और दीगर अहम सियासी अमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, दहशतगर्दी पाकिस्तान का एक ऐसा इशू है जिसपे मेरे ख्याल से सबको इकट्ठे होना चाहिए, फिर कोई पार्टी डिफरेंस नहीं रह जाना चाहिए कि कोई पीटीआई से है, कोई नून लीग से है, कोई पीपल्स पार्टी से है, बिकॉज एक दहशतगर्दी की बात है। लेकिन हमने देखा है कि वफाक और पीटीआई जो है वो इस वक्त, या केपीके की हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं दहशतगर्दी में भी कॉन्फ्लिक्ट रखती है। मतलब क्या पीटीआई ने ये अपना माइंड बना लिया है कि चाहे दहशतगर्दी हो, चाहे कौमी मफाद की बात हो, बस सिर्फ नफी करनी है गवर्नमेंट की? नहीं सुजैन, असल में जो इशू है कि जो दहशतगर्दी है ना बलूचिस्तान में, वो बिल्कुल अलहदा है, और जो मसला है खैबर पख्तूनख्वा में वो बहुत पेचीदा मसला है, और उसकी जो नौयत और हैयत है वो बहुत मुख्तलिफ है। उसमें अगर आप गौर करेंगी तो उसमें तो पाकिस्तान की ही जो पॉलिसी है वो ही यकसा नहीं होती। एक हुकूमत आती है, उसमें ऑपरेशन शुरू होते हैं, दूसरे में हम कहते हैं कि नहीं वो गलत हो गया, बातचीत होनी चाहिए। और वो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है इशू की, वो हिस्टोरिकल है। इट्स नॉट के पाकिस्तान में हुकूमतें जो हैं वो उसको कोई ऐसे कैजुअल ले रही हैं, बट द फैक्ट इज कि खैबर पख्तूनख्वा का जो बॉर्डर प्रॉब्लम है हमारा, वो हिस्टोरिकल है। और उसकी जो जेनेसिस है वो तो आपको पता ही है कि 1947 में अगर एक मुल्क है जिसने कि पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था, वो अफगानिस्तान है, और उसकी जो बुनियादी वजह है वो ड्यूरेंट लाइन का प्रॉब्लम है। अब ये जो मामला इस वक्त हमें दरपेश है
वो उसका जो जेनेसिस है उसका एक्चुअली जाता है जब उसामा बिन लादेन का जो हंट था, उसमें जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही उसके नतीजे में वहां पे ग्रुप्स क्रिएट हुए। एक ग्रुप था जो कि जो अफगान तालिबान थे उनके साथ था, जो कि टीटीपी है, और एक ग्रुप है जो कि पाकिस्तान की रियासत के साथ था, वो उनके साथ चला गया। उसके बाद फिर हमने एक पॉलिसी चेंज आई और आपको मालूम ही है कि अमेरिका ने, पाकिस्तान ने कतर में जो बातचीत की, उसके नतीजे में जो तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में वो वापस आ गई। अब वहां पे जो ग्रुपिंग है वो सिर्फ ऊपर के लोगों के इकट्ठे बैठने से तो खत्म नहीं हो जाती, वो नीचे जो है वो नीचे तक सरायत की हुई है। और वहां पर अब प्रॉब्लम जो है, जो जो मैं समझता हूँ और जो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आई एम वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, चंद ही जो ओपिनियंस हैं जिनके ऊपर मैं, और भी मोहम्मद सादिक साहब हैं जैसे जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के लिए, फिर हमारे फॉर्मर एम्बेसडर हैं मंसूर साहब, इन जैसे लोगों को कंसल्ट अगर आप करेंगी तो वो आपको बताएंगे कि इसका जो सेटलमेंट है वो अब कितनी कॉम्प्लेक्स इशू है। ट्रू। क्योंकि जो लोग माइग्रेट करके अफगानिस्तान चले गए वो आ रहे हैं, वो कहते हैं जी हमें अपने इधर इलाकों में बसना है, यहाँ वाले उनके खिलाफ हैं। बिल्कुल। और दिस हैज नाउ क्रिएटेड अ ह्यूज चैलेंज फॉर फॉर द स्टेट कि उसको सेटल कैसे किया जाए। बिल्कुल। इसीलिए जो इमरान खान की पॉलिसी है वो डिफरेंट है, वो निगोशिएशन के ऊपर बेस्ड है, और जो मौजूदा सेटअप है वो कहता है कि इनफ इज इनफ और अब हम इससे आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बट फ्रेंकली बोथ साइड्स अगर आप सुनेंगे तो आपको बड़े पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट सॉरी मैं लंबी बात कर रहा हूँ, लेकिन इशू ये था कि मैं सिर्फ बताना आपको ये चाहता हूँ कि जो जेनेसिस है खैबर पख्तूनख्वा के टेररिज्म का वो बिल्कुल मुख्तलिफ है बलूचिस्तान के टेररिज्म से। सही। बलूचिस्तान में तो खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तान की मुदाखलत है, इधर भी हिंदुस्तान की मुदाखलत है, कोई दो शुबह नहीं, लेकिन वो तो कमजोरियों से फिर दुश्मन तो फायदा उठाता ही नो है। डाउट, नो डाउट। और सर अभी वहां पे अभी प्रॉब्लम अब ये थोड़ी मैं आपकी जमात की पॉलिटिक्स की बात करती हूँ, खान साहिब की अगर मैं बात करती हूँ, बैरिस्टर गौहर साहिब तो कहते हैं कि कोई डील का वर्ड नहीं है, खान साहिब कहते हैं कि मुज़ाकरात उनके पास उनसे होंगे जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं उनके लिए आए रोज़ ऐसी ट्वीट्स आ जाती हैं जिनसे तो लगता है कि खान साहिब खुद ही कोई सुलह नहीं करना चाह रहे। ये क्या चल रहा है आपकी पार्टी के अंदर, और पार्टी में कोई डिसीजन मेकर है भी या नहीं? यानी कि खान साहब ने एक जमात तो बना दी है बट उसको चला वही रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि इस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है, क्योंकि उनके पास शायद इतना एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, या जो लोग उनसे मिलने जाते हैं वो उनको नहीं बता सकते। पार्टी के लिए कोई रास्ते आसान होंगे या खान साहिब के ऐसे सख्त ट्वीट्स आते रहेंगे और वो ज्यादा मुश्किलात खड़ी करेंगे? देखिए, सच्ची बात यह है कि मेरी तो जो दो मुलाकातें खान साहब से हुई ये पाबंदी लगने से पहले, तो मैंने तो उनको यही अर्ज किया था कि सर देखिए हम लोग जो हैं हम तो पॉलिटिशियंस हैं, बिल्कुल। और हम सिर्फ तभी पॉलिटिक्स कर सकते हैं अगर हमारी कनपटी पे बंदूक नहीं होगी, तो अगर हमें स्पेस मिलेगी। और नून लीग को बहरहाल ये क्रेडिट जाता है कि उनकी भी स्पेस नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने लिए स्पेस क्रिएट करने में वो कामयाब हुए। और हमारी जो इस वक्त एक पॉलिसी है उसमें जो कन्फ्रंटेशन है उसको हमारे तो बिल्कुल देखिए ना, मौजूदा हुकूमत क्यों बरसरे इक़्तिदार है, यानी 18 सीटों के साथ आज शहबाज शरीफ वजीर आजम है, आसिफ जरदारी 27 सीटों के साथ सदर है, पंजाब में मरियम नवाज अपनी सीट हारने के बाद चीफ मिनिस्टर हैं। बेसिकली जो है ना, मैं यही पॉइंट आपको दे रहा था कि ये लोग क्यों हुकूमत में हैं। ये सिर्फ इसलिए हुकूमत में है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान जो है वो एक वॉर पाथवे के ऊपर है, और ये लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, और बिल्कुल। तो ज़ाहिर है कोई रीजन ही नहीं है कि ये लोग सर अब कोई हुकूमत में हो। रास्ते आसान हो सकते हैं, सख्त ट्वीटें आना बंद हो सकती हैं? देखिए जी, सच्ची बात यह है कि अभी तो मुझे दोनों साइडों के ऊपर ही कोई ख्वाहिश नजर नहीं आ रही। इट्स नॉट ओनली अबाउट इमरान खान और पीटीआई, दूसरी साइड पे भी मुझे कोई ऐसी कोई आपको या मुझे नजर नहीं आती कोई होप कि कोई पॉलिसी चेंज की बात हो या कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात हो। वहां पर यही लग रहा है कि समझा यही जा रहा है कि जो 3 साल की पॉलिसी है वो बड़ी कामयाब पॉलिसी थी और लिहाजा उसी को ही कंटिन्यू किया जाना चाहिए। अब जाहिर है कि मैं और आप तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई हमारी एडवाइस सुने, ये तो जो फैसला करने वाले हैं उन्होंने ही फैसला करना है। और अगर वो समझते हैं कि पिछले 3 साल बहुत कामयाब रहे हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी बड़ी अच्छी है और
हुकूमत भी बड़ी अच्छी चल रही है, गवर्नेंस भी कंट्रोल में है, तो वो क्यों पॉलिसी बदलेंगे? दुरुस्त। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने तो गवर्नमेंट्स को 1993 से मुझे मौका मिला है बहुत करीब से गवर्नमेंट्स को देखने का, गवर्नमेंट्स जिस तरह से फंक्शन करती हैं। अनफॉर्चुनेटली जो लोग मिलने जाते हैं उनको वो यही बताते हैं कि आपसे बेहतर हुक्मरान ना को पहले कभी आया है, ना सर आइंदा कभी कोई आएगा, अनफॉर्चुनेटली जो उनको और मिलने आपके जाते हैं दौर वो में तो सियासतदान लोग जो नहीं हैं है, वो इतने वो खुश वकला हैं। हैं या वो कुछ ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक पे अच्छी वीडियोस बना देते हैं। जब सियासतदान मिलने जाएंगे, जब फवाद चौधरी साहब मिलने जाएंगे, जब अचकजई साहब मिलने जाएंगे, अगर परवेज इलाही साहब को भेजा जाएगा तो तब उनको जाके ऑन ग्राउंड रियलिटी पता लगेगी। तो उनसे जो मिलने जा रहे हैं वो तो नहीं है, वो सियासतदान तो नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हुक्मरानों को मिलने कौन जा रहा है। आप जरा लिस्ट उठा के देखेंगी तो आपको मालूम होगा कि सवाए इंडस्ट्रियलिस्ट के, सवाए उन लोगों के जिन्होंने पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर जो काबज हैं, चाहे वो मल्टी बिलियन कंपनीज हों, चाहे ये सेठ हों, हमारे सबसे ज्यादा एक्सेस तो इन लोगों को हासिल है। और सही। ये लोग तो कभी सर ये पाकिस्तान के अब ये लोगों की बात कमेटियों नहीं से करें। इस्तीफे, सेनेट कमेटी हो, कायमा कमेटी हो, नेशनल असेंबली, अभी नेशनल से तो नहीं, लेकिन ओवरऑल आप किस तरह देखते हैं, इस्तीफे आने चाहिए थे या नहीं? माजी में भी असम्बलियां तोड़ दी, अब फिर पॉलिटिकल स्पेस से ये हटते जा रहे हैं। ये लोग तो अजीब, ये कौन इनको बता रहे हैं? खान साहिब भी बता रहे हैं, लेकिन ये एक तो डिसीजन कौन करता है? नहीं, एक तो बड़ी खुशी हुई है मुझे आपकी बात सुन के कि आपके ख्याल में पॉलिटिकल स्पेस अवेलेबल थी पीटीआई को, जो अब नहीं रही। सर कम से कम देखिए एहतजाज इशू तो है ही नहीं रिकॉर्ड करा देते थे पॉलिटिकल। अपना। वही क्या एहतजाज था? 3 साल से इमरान खान जेल में है। आपने पहले तो लोगों को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया। इलेक्शन लड़ने के पूरे पूरे खानदान जो है उनको उठा के जेलों में डाल दिया गया। उसके बाद फिर आपने ये फैसला किया है कि जो लोग जीत जाएंगे उनके रिजल्ट चेंज कर दिए गए। फिर उसके बावजूद जो चंद लोग असम्बलियों में चले गए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ना असम्बलियों की कोई हैसियत छोड़ी है, ना आइन की, कानून की कोई हैसियत है, और ना ही इन कमेटीज की कोई हैसियत है। जब आपने फैसला ही कर लिया है कि अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है मुल्क में और हम एक सिंगल पार्टी ही बड़ा अच्छा चल सकते हैं, तो फिर देखिए रहना ना रहना तो इररिलेवेंट। सही। सर एज अ लॉयर मैं अब लॉ की तरफ आती हूँ कि एक रिसेंटली कल एक वाकया पेश आया जिसमें जो हमारे चीफ जस्टिस साहिब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एक एडवोकेट है ईमान मजारी, उनके दरमियान कुछ तल्ख कलामी हुई, जिस पे चीफ जस्टिस साहिब का भी मैंने एक मौक़िफ़ पढ़ा कि मेरी बात को सियाको सबाक से हट कर जो है सोशल मीडिया पे लाया गया। हाउ डू यू सी दिस कि कभी इस तरह का नहीं हुआ था? ठीक है, लॉयर्स की और जजेस की इस तरह की थोड़ी बहुत तल्ख कलामी हो जाती थी, लेकिन अभी वाकई कुछ थोड़ा ये ट्रेंडिंग चल रहा है और कल कोई मेरे ख्याल से कुछ फीमेल्स जो हैं वो इसके ऊपर एक कोई तहरीक भी चलाने वाली हैं कि इस तरह लॉयर्स को हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। हाउ डू यू सी दिस एज अ लॉयर? तो थोड़ा सा जज साहब जो है, पहले उन्होंने हमेशा मुल्तान में कोर्ट की है, वहां पे वकीलों शकीलों को दबाते थे, वो दब जाते थे। इस्लामाबाद का माहौल जरा और है, तो वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है तजर्बे की कमी की वजह से थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो गया है। सही। और वरना मुल्तान में भी यही कुछ हो रहा था। सही। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सियासत की तरह सहाफ़त भी किसी भी रियासत का एक अहम सतून होता है, लेकिन पाकिस्तान में इस सतून को हमेशा मुश्किलात का सामना रहा है। आए रोज़ सहाफ़ियों को पाबंदियों का सामना रहता है। हाल ही में अडियाला जेल के बाहर एक सहाफ़ी पर तशद्दुद का मामला हो या सहाफ़ियों को कत्ल करने के वाक़यात, पाकिस्तान इस हवाले से अक्सर बैनुल-अक़वामी खबरों में रहता है। पाकिस्तान में सहाफ़त और सहाफ़ी के लिए बढ़ती हुई मुश्किलात और चंद दीगर कोर्ट मैटर्स पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर और हसन अयूब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हसन अयूब साहब, पहला सवाल ही आपसे करती हूँ कि ये पाकिस्तान में बड़ा विक्टिमाइजेशन होती है सहाफ़ियों की, क्या बिगाड़ा है सहाफ़ियों ने लोगों का या किसी हुकूमत का कि एक तो लेबलाइज कर दिया जाता है कि ये फ़लाँ जमात का है, बड़े गलत अल्फाजों के साथ, ये फ़लाँ का टाउट है। ये कब तक चलता रहेगा? कब तक सहाफ़ी गंदे होते रहेंगे? देखिए, पहली बात ये है कि अगर मैं बिल्कुल सच बोलूं तो हमारे सहाफ़ियों ने भी वो सहाफ़त नहीं कर रहे जो एथिकल सहाफ़त होनी चाहिए। पहली बात, गलती हमारे अपने अंदर भी मौजूद है। हम सहाफ़ियों के भी टिल्ट्स हैं और ये बात है कि लेकिन जो इस वक्त अगर आपका इशारा है तैयब बलोच के वाक़े की तरफ, तो देखें अदम बर्दाश्त जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है माशरे के अंदर और सहाफ़ी को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। हमने देखा है कि जब सियासी जमात के लोग आते हैं या इवन को बिजनेस टाइकून आ जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट आता है तो वो धक्के मारेंगे, कोई बड़े लोग आते हैं, तो ये रवैयों में तब्दीली की लाने की ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। और देखिए, लीडर की मौजूदगी के अंदर तशद्दुद हो जाना
ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक ये बात थी। अलीमा खानम को वहाँ पर रिएक्ट करना चाहिए था। बाद में जिस तरीके की मुजम्मत की 2 दिन के बाद बैरिस्टर गौर साहब नींद से जाग कर उन्होंने बात की, वो मुनासिब नहीं था। आज तैयब बलोच था, कल मैं भी हो सकता हूँ। और वो तैयब बलोच को नहीं बल्कि पूरी सहाफ़ती बरादरी को ये क्यों कहा कल मैं भी हो सकता हूँ? नहीं, मैं तो अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो बहुत से वाक़यात हुए हैं, बहुत सी जगहों पर गया भी हूँ, थ्रेट्स भी आए, जान से मारने की धमकियां भी दी गई, सिक्योरिटी भी कहा उन्होंने कि आप रखें, तो मैंने कहा सिक्योरिटी रखूंगा। तो बाकी जो दिन कब्र में है वो बाहर नहीं रह सकते, और जो बाहर है वो कब्र में भेज नहीं सकता। सही। अब एक तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप बहुत सीनियर हैं, क्या सहाफ़ी को अपनी लिमिट्स मालूम होनी चाहिए या जवाब देने वाले को आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करना चाहिए? दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में मस्ट हैं। सहाफ़ी की लिमिट्स तो वो एथिक्स ही हैं कि आप सवाल करें, सख्त सवाल करें, जितना मर्जी उसमें क्रिटिसाइज़ करें, किसी को कोई उसमें नहीं है, तज़ीक नहीं होनी चाहिए। और दूसरी जानिब तो मेरे ख्याल में जो पॉलिटिशियंस होते हैं ख़ास तौर पर, उनका तो दिल बड़ा होना चाहिए। ये तो चले अलीमा खानम वो फैमिली हैं इमरान खान साहब की, जहाँ तक तैयब बलोच के वाक़े की बात है जो तशद्दुद हुआ, उसमें तो अगर मगर मेरे ख्याल में लगाने वाली बात ही नहीं है कि तशद्दुद को तो किसी सूरत सपोर्ट नहीं किया जा सकता। कोई आज तैयब को हुआ है, कोई किसी कल किसी दूसरे को तीसरे को हो जाएगा। लेकिन मामला ये है कि हुकूमत का जो रिएक्शन है उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। फौरन FIR मैं आपको एक वीडियो, आज भी आप जाएँ यूट्यूब पे, सेम जो मुझे तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वही सेम वीडियो है जो तैयब बलोच की है। लेकिन क्योंकि उस वक़्त हमने सिर्फ उन लोगों के खिलाफ दरख्वास्त दी जो तशद्दुद कर रहे हैं और जो एक असिस्टेंट कमिश्नर करवा रहा है, वो हुकूमत वक़्त के लोग थे, उनके खिलाफ आज तक FIR नहीं हुई। 22A में गए, हाई कोर्ट में गए, अंदाज़ा लगा लें कि हम कोर्ट रिपोर्टर हैं खुद। तो उस वक्त वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब थे, FIR नहीं हुई। मैं हुकूमत की मुनाफिकत की बात कर रहा हूँ। हुकूमत को, गवर्नमेंट को एक ही एंगल से देखना चाहिए ना। मतलब अगर तैयब बलोच साहब जो है हमारे भाई हैं और उनको उन पर जो तशद्दुद हुआ, पहले लम्हे में हमने उसकी मजम्मत की और जो लोग कल्प्रिट हैं उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन हुकूमती रवैया जो है वहां पे, क्योंकि उनके अपोनेंट्स, उनके मुखालिफिन थे, फौरी तौर पर जी फलां को भी डालें, फलां को भी पकड़े। आज लोग पकड़ के जनाब पेश कर रहे थे जी, उन पे मुंह पे डाल के कपड़े शपड़े सारा कुछ हो रहा था। लेकिन हुकूमत को ये रवैये जो है ना एक ही रखने चाहिए। सहाफ़ियों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अभी एक इशू हुआ रिसेंटली, कल ईमान मिजारी साहिबा का और जो हमारे चीफ जस्टिस साहिब हैं उनके दरमियान कोई थोड़ी सी तल्ख कलामी हुई, जिसमें 2 वजाहतें आ गई। उन्होंने कहा, जो चीफ जस्टिस साहिब हैं, कि मेरी बात को सियाको सबाक से हटा के पेश किया गया। वो तो आज बात की। हाँ, उस पर क्लैरिफिकेशन तो आ गई। ईमान मिजारी ने कहा कि जी नहीं, मुझे कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए गए जो नहीं होने चाहिए थे। साकिब सर, हाउ डू यू सी दिस, कि क्या हुआ, किस तरह से, क्या ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है, या डोगर साहिब जो है 26वीं आईनी तरमीम के बाद उन पर जो इल्ज़ाम लगते हैं वो सब सामने आ रहे हैं? हाउ डू यू सी दिस? नहीं, वो इल्ज़ामात को भी साइड पे कर दें, सब कुछ अब फिलहाल जो है वो साइड पे कर दें। मेरा मानना ये है कि जब आप किसी ओहदे पे होते हैं तो आप पे क्रिटिसिज्म बड़ा सख्त भी होता है। और हमने देखा है, जस्टिस आमिर फारूक थे चीफ जस्टिस, उन पे होता रहा। ये इससे पहले जस्टिस अतर मिनल्ला जब PTI के दौर में थे, उन पर जो क्रिटिसिज्म हुआ, मेरे ख्याल में उसके बाद काजी फायजीसा के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि उन पर मतलब उस लेवल का उस पे बात होती है, खुल के बात होती है, लोग मतलब उनके कि आप क्या कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला की बात, फिर जस्टिस काजी फायजीसा, अभी जस्टिस याया अफरीदी भी हैं, उन पे बात होती है, खुल के बात होती है। आप अगर रिएक्शन देंगे तो फिर मामला तो इसी तरह ही होंगे। अब फॉर एग्जांपल चीफ साहब ने भी जो बात की कि मुझे आपने इस तरह कहा, आगे से उन्होंने रिएक्शन दे दिया, उन्होंने कहा कंटेम्प्ट उनका लगा दें उनके। फिर उन्होंने अगली जो बात की वो ज्यादा बढ़ती गई। तो उसके बाद अब क्या हुआ, आज फिर वजाहत आई, फिर आगे से उन्होंने भी जो है वो कर दिया। तो मेरा ख्याल में बेहतर यही होता कि वो रिएक्शन ना देते। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, रिएक्शन ना देते। हाँ, अगर वो समझते हैं कि उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए कि वो कंटेम्प्ट में आते हैं, तो कंटेम्प्ट नोटिस करते, जी आपने ये जो है वो कंटेम्प्ट की है, आपके खिलाफ ये कार्रवाई है, आ जाएं जवाब दें। सिंपल सी बात है। अगर आप उलझेंगे उसमें तो मेरा ख्याल है जो वो कुर्सी है ना चीफ जस्टिस की, वो ये तकाजा नहीं करती कि आप उलझें। आपने उस कुर्सी को, उसके तकद्दुस को बरकरार भी रखना है। इस तरह छोटी छोटी चीजों में आज क्या है, मतलब आप उन्होंने बच्ची कह दिया और आगे से रिएक्शन आया कि मैं बच्ची
बेटी, मतलब बेटी, ठीक है, बच्ची बेटी नहीं, बेटी। बच्ची नहीं, बच्ची का है, उन्होंने बेटी भी कहा है। हाँ, मतलब उन्होंने कहा है मेरी ठीक है, बेटियों की बेटियों तरह जैसी, बच्चों है। और जैसी। अगली आगे जाकर उन्होंने कहा कि बच्ची का कैरियर। अब बच्ची का कैरियर की बात मुझे समझ नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस साहब ने करने की जरूरत नहीं थी ना कि बच्ची का कैरियर ठीक हो या खराब हो। आप कंटेम्प्ट कर दें, वो वकील है एक, वो भी एक मेल की तरह वकील पॉइंट तो है। सही है, मैं भी वकील हूं। मेरा ये ख्याल है, मेरा मेल फीमेल की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर के मेल फीमेल है तो फिर औरतों की जमानतें क्यों हो जाती हैं फौरन? मर्दों को जमानत नहीं मिलती उसी केस में। ठीक है, तो फिर इस तरीके से आ जाए। तो ऐसे ना कहें। हमारे यहाँ हमारे इस्लाम के अंदर ख्वातीन के ज्यादा हकूक हैं, बिल्कुल है। और अगर कोई उन हकूक के तहत ख्वातीन को ज्यादा इज्जत देता है तो वो हमारे इस्लामी तालीमात है, वो मिलनी चाहिए। हम कोई यूरोपियन माशरे में नहीं रहते साकिब भाई, पहली बात। और बेटी कहना किसी को, बेटी कहना बड़ा जो है वो एक शफकत की निशानी होती है। या अपनी अगर किसी हीट ऑफ द मोमेंट में चीफ जस्टिस साहब ने को अगर गलत बात भी कर दी जो नहीं उड़ना चाहिए था, अगर एक बंदे को आफ्टर थॉट आ गई है और उसने उसके ऊपर एक किस्म की, यानी वो उन्होंने अपनी टोन चेंज की है। अब सुने, अब टोन चेंज है, तो फिर ईमान मजारी साहिबा को इतने तल्ख जो है वो नहीं होना चाहिए था अपने ट्वीट के अंदर। एक बात और करूंगा। और दूसरा, ईमान मजारी साहिबा को पता है इशू क्या हुआ है? उनको वो दिन याद आ रहे हैं जब वो जनरल बाजवा से मुतल्लिक उन्होंने एक लफ्ज बोला था, फिर जैक ब्रांच ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। ठीक है जी, उस FIR में वो गिरफ्तार हुई, फिर उनकी जमानत का केस था। तो हमारे एक यहां पर मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस गुजरे, वो जमानत के केस में 1000 रुपए के ऊपर जैक ब्रांच के खिलाफ उन्होंने जमानत तो मंजूर की, साथ FIR क्वॉश कर दी, बिल्कुल की, जो प्रेयर नहीं थी। प्रेयर से बाहर जाकर नहीं, पर जज के पास प्रेयर से बाहर जाकर वो दिन याद आते हैं ईमान मजारी। नहीं, एडवोकेट ईमान मजारी जो है वकील है, वो दिन याद आते हैं। उनको इतना डिस्कस कर रहे हैं, तो या तो ये उनको वो फोन लाइन पे क्यों ले लें, उनका मौकफ आ जाए। दे रहे हैं, मुनासिब नहीं लगता कि हम उनको इतना इन डेप्थ डिस्कस करें और उनका मौका भी ना आए। अगला सवाल देखिए। नहीं, मैं अपनी बात नहीं, ठीक है, मैं करूंगा, आपका भी पॉइंट हमने चला देंगे, बिल्कुल चलेगा। अब एक और आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम कम है, प्रोड्यूसर साहब बार बार कह रहे हैं कि इसको वाइंड अप करें। अभी तारिक महमूद जहांगीरी साहब का एक इशू आया, कोई मेरे ख्याल से कोई 40 साल बाद याद आया कि डिग्री जाली है या नहीं, और वो लग भी गया डोगर साहिब के पास ही। कंट्रोवर्सी डोगर साहिब के लिए बार बार बन रही है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये मामला पेंडिंग है, तो डोगर साहिब उसके मेंबर भी हैं, और वो कल 16 सितंबर को किस तरह से सुनेंगे ये? वो बेसिकली ऑब्जेक्शन के साथ, वो आमिर फारूक साहब का उस टाइम चीफ जस्टिस थे। ठीक है, अब वो विद ऑब्जेक्शंस लग रही है, को वारंटो की है, उसमें नोटिस होता है या डिसमिस होती है, ये अब कोर्ट के सामने एक दरखास्त तो आई हुई है ना, नंबर तो लगा हुआ है। अब उसके ऊपर क्या करना है कोर्ट ने? तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने हुक्म इम्तनाई लिया हुआ है, सिंडिकेट ने उनकी डिग्री को जाली करार दिया हुआ है, कराची का। 40 साल बाद, जामिया कराची, 40 साल बाद नहीं, 40,000 साल बाद भी जाली तो जाली है। आपका पॉइंट आ गया। ये क्या हुआ? ये तो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती होती है, जो भी कोई जज वगैरह हो, बकायदा बताया जाता है कि वैसे मैं आपको बताऊं, अगर जहांगीरी साहब जो है वो उन्होंने फॉर्म 45 जो मंगवाना शुरू किए थे ना, अगर वो बात मान लेते, उससे पीछे हट जाते, फिर सारे मामला बड़ा कुछ फेस किया जी, बहुत कुछ किया है। उनके जो घर में जो कैमरों की बात आई थी, वो जैसे जहांगीरी के घर में ही आई थी, अगर वो पीछे हट जाते तो ये उनको देख लेना पड़ते। जो जस्टिस डोगर साहब की आपने बात की है, वो केस ये नहीं सुन सकते। उसकी वजह लग गया, उसकी वजह सिंपल, जस्टिस जहांगीरी साहब जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में नहीं, जस्टिस डोगर जो है, जो सरफराज डोगर साहब, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा पिटिशनर हैं। आज अपील पेंडिंग पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। मतलब मैं आपके खिलाफ केस कर रहा हूं और आप मेरा केस जो है वो सुनना शुरू कर दें, वो नहीं सुन सकते। एक सिविल जज नहीं सुन सकता, लेकिन एक हाई कोर्ट का सिटिंग जज कैसे सुनेंगे? एक हाई कोर्ट का सिटिंग जज, एक हाई कोर्ट का सिटिंग जज अपने जूनियर के चैम्बर में जाकर तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल सकता है। एक जज, सिटिंग जज, अपने ही जूनियर के चैम्बर में जाना, फिर तस्वीर खिंचवाना और फिर उसको कहा, ये मुझे नहीं पता, इसको मैंने कोई रिसर्च नहीं की। जस्टिस डोगर साहब जो है वो केस ये मेरा ये ख्याल है कि 16 सितंबर जब ये समाअत शुरू होगी तो हो सकता है वो रिक्यूज भी विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड एज अ लॉयर, 26वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, तो इसी पे हम इसकी क्लोजिंग करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीम के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।